हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किए हुए हैं बच्चों 12th केमिस्ट्री के लेक्चर वीडियो। सही बात है, जहाँ पे ऑलमोस्ट हमने सारे चैप्टर्स आप लोग के कंप्लीट करवा दिए हैं। सिर्फ एक चैप्टर आप लोग का बचा हुआ है, ठीक है, इसके बाद ग्रीन केमिस्ट्री वाला, और ये वाला चैप्टर आपका आधा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। सही है, ठीक है। तो बाकी के सारे चैप्टर्स बच्चों ऑलरेडी कंप्लीटेड है हमारे इस वाले प्लेटफॉर्म पे, तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो जरूर से जाकर देखना बच्चों। बाकी के जितने भी चैप्टर्स आप लोगों के केमिस्ट्री के हैं वो सारे कंप्लीटेड है। बायोलॉजी मैंने पूरी की पूरी बायोलॉजी कंप्लीट की है पढ़ाकर। सही है, फिजिक्स कंप्लीट है, मैथ्स कंप्लीट है। तो हर एक सब्जेक्ट आप लोग को अच्छे तरीके से साइंस स्ट्रीम का आपको मिल रहा है इस वाले प्लेटफॉर्म पे। साथ ही साथ कॉमर्स के भी चीजें मिल रहे हैं। सही बात है, कॉमर्स के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट आई एम श्योर प्रिटी मच कि आप लोग कॉमर्स की भी सारे टॉपिक्स पढ़ाकर कंप्लीट कर दिए होंगे। और ऑब्वियसली आप साइंस के बच्चे हो तो मुझे आपको साइंस का ही जो सब्जेक्ट का नॉलेज है वो बताना पड़ेगा। ठीक है, साइंस के सब्जेक्ट के बारे में ही मुझे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो मेरा कहने का यही मतलब उद्देश्य है बच्चों कि आप लोग के सारे लेक्चर वीडियोस कवर हो चुके हैं पढ़ाकर। तो अब समय आपका है, अब आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है बच्चों। 12th स्टैंडर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है आप लोग के लिए, पूरे आपके पूरे फ्यूचर के लिए। ठीक है, आपका कौन से कॉलेज में एडमिशन होगा, कौन सा स्ट्रीम आप लोगे, कैसा कैसा यू कैन से कैसा कॉलेज आपको मिलेगा, वो डिपेंड करता है बच्चों यहीं पर। सही है, तो मेहनत करना इस पूरे साल जम के मेहनत करना, अपनी पढ़ाई को फोर्थ गियर में रखना बच्चों। सही है, और मैं तो आप लोग का साथ दूंगा ही, मैं आप लोग के साथ रहूंगा ही बच्चों। लास्ट जब एग्जाम का समय आएगा तब हम रिविजन्स भी लेंगे, बहुत सारे रिविजन वीडियोस, नोट्स आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे हमारी तरफ से। हमारे ऐप जरूर से डाउनलोड कर लेना बच्चों, इस ऐप के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। सही है, तो ऐप भी जरूर से डाउनलोड कर लेना। ऑल्सो लाइव आप लोग के लिए मिलेंगे, आप लोग क्वेश्चंस, आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी मैं आप लोग को एंड मोमेंट पे दूंगा ही। वो सारी चीजें तो आपको मिलेंगे ही बच्चों, बट यू हैव टू स्टडी द सब्जेक्ट फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको बच्चों सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर बनना पड़ेगा, तभी आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, एक टॉपर वाले मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ऐसा है कि सिर्फ मैं पास होना चाहता हूं तो फिर ठीक है, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी पास हो सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपका यह है कि आपको 80 85 90% सिक्योर करना है अपने 12th स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशन में, तो आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। सही बात है, ठीक है। तो चलो इन सारी चीज़ों की बातें हम लोग बाद में करते रहेंगे। शुरू करते हैं बच्चों हम अपने लेक्चर को। ऑलरेडी 5 लेक्चर डिलीवर कर दिया है मैंने इस वाले चैप्टर के बारे में। ठीक है, कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? 8th चैप्टर चल रहा है, दैट इज ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सही है, 5 लेक्चर वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो पहले उन वीडियोस को देखना, उसके बाद बच्चों इस वाले वीडियो पे जंप करना। दिस इज लेक्चर नंबर 6। आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेटेलिक कैरेक्टर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। याद होगा अगर आपको तो आप लोगों ने, हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो से एटॉमिक प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना शुरू किया था, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, यानी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। सही है, तो कुछ 5 या 6 फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है इनके बारे में, और 2 एटॉमिक प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में स्टडी किया था। सही है, उसका रेडियस, उसका साइज, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने बच्चों लास्ट वाले लेक्चर में स्टडी किया। तो नहीं देखा होगा तो लास्ट वाला लेक्चर जरूर से देखना। आज वाले इस लेक्चर में बच्चों हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मेटालिक कैरेक्टर और यू कैन से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये 2 टॉपिक्स आज हमें कवर करने हैं कुछ भी करके इस वाले लेक्चर वीडियो के अंदर। चलेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों इस वाले लेक्चर वीडियो को। एक और चीज आपको बता दूं, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं है तो कनेक्ट हो जाना। सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। सही बात है, बहुत सारे अपडेट्स हम वहां पर शेयर करते हैं, बहुत सारे लेक्चर के अपडेट, बहुत सारे नोट्स वगैरह जब हम अपडेट करते हैं, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों की भी हम चीज़ें वहां पर आप लोग को बता देते हैं पहले से ही, प्रायर से ही। कोई लाइव होने वाला है तो वो भी आपको वहीं पे पता चल जाता है, तो फॉलो जरूर से कर लेना। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। बहुत सारी बातें हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में ऑलरेडी कर रखी हैं, और आज भी हम इस चैप्टर के बारे में और भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं। चलो, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड इट्स स्ट्रेंथ्स की हम लोग बात कर रहे हैं, एटॉमिक प्रॉपर्टी एंड इट्स स्ट्रेंथ्स की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों। 2 कंप्लीट हो गया था, एक हमारा बच्चों एटॉमिक आयनिक और एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस, वो हमने कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी जो था वो है आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये 2 प्रॉपर्टी हमारे लास्ट वाले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 5 में हमने कवर करवाया था। Now in this lecture we are going to start about the metallic character। मैग्नेटिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों मेटेलिक कैरेक्टर क्या क्या होता है आपके डी ऑर्बिटल्स के अंदर, और यू कैन से इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, चलेगा, तो शुरू करें बच्चों। देखो, आप लोग को पता है
जो अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 उनको अल्कलाई मेटल्स, अल्कलाई अर्थ मेटल्स कहा जाता है, तो दे आर ऑल द मेटल्स, ठीक है, वो सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। उसके बाद अगर मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करूं, इनके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। वहीं अगर मैं जो आपका पी ऑर्बिटल, सॉरी पी ब्लॉक है, उसकी अगर मैं बात करूं तो वहां पे मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सब पड़ा हुआ है। आपका ऑक्सीजन नॉन मेटल है, आपके फ्लोरीन क्लोरीन नॉन मेटल है, सही बात है, तो वो नॉन मेटल्स वहां पे पड़े हुए। तो हाउ कैन यू जज, आप कैसे पता कर सकते हो बच्चों कि कौन सा एलिमेंट मेटल है और कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल है? आप किस तरीके से जजमेंट दोगे? सबसे पहले आपको यह पता होना पड़ेगा कि बच्चों आखिरकार मेटल होते क्या हैं और मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। बचपन से आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी है मेटल्स के बारे में कि मेटल्स हार्ड होते हैं, सोनरस होते हैं, और वो डक्टाइल होते हैं, उनको एक छोटे से वायर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मेलिएबल होते हैं, उनको शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं मेटल्स की, तो मेटल्स कैन बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। मेटल्स आप उसे कहोगे बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। ध्यान रखना, ध्यान रखना बच्चों, मेटल्स आप किसे कहोगे, मेटल्स आप किसे कहोगे? मेटालिक कैरेक्टर को जब आप स्टडी कर रहे हो ना, तो आपको यह पता होना चाहिए सबसे पहले कि मेटल्स क्या होते हैं। सर जी, मेटल्स का मतलब क्या होता है? तो मेटल्स आप उन्हें कह सकते हो, ऐसे एटम्स को कह सकते हो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, मतलब जो अपने एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं, इजीली डोनेट कर देते हैं। जो जितना ज्यादा इजीली डोनेट करेगा मेटल्स को, सॉरी एटम इलेक्ट्रॉन्स को, उतना ही ज्यादा उसके पास मेटालिक प्रॉपर्टी होगी। मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा है? तो मेटल्स आर जनरली एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं बच्चों? ये आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स होते हैं, मतलब ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने में विश्वास रखते हैं। मैंने आप लोग को पहले भी बताया हुआ, जैसे मान लो कोई भी आप एग्जांपल ले लो, आप एग्जांपल ले लो बच्चों, चलो अल्कलाई मेटल्स का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आपने सोडियम का एग्जांपल लिया, नाउ सोडियम Na, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 11, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। अगर आप इसका एटम ड्रॉ करोगे तो फर्स्ट वाले शेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन रखोगे, दूसरे वाले शेल में आप 8 इलेक्ट्रॉन रखोगे, और लास्ट वाले शेल में आप 1 इलेक्ट्रॉन रखोगे जब आप इसका एटम ड्रॉ करोगे, सही बात है। तो जब इसको हम एनर्जी देते हैं, जब ये बॉन्ड बनाने के लिए जाता है किसी दूसरे मेटल्स के पास, किसी दूसरे एटम्स के पास, तो ये क्या करता है पता है? ये क्या करता है, अपने इस इलेक्ट्रॉन को, अपने इस आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना, इसको बच्चों ये डोनेट कर देता है। इसको ये क्या कर देता है? डोनेट कर देता है। अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, अगर ये इस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको डोनेट करना आसान है ना, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इज वे इजियर देन 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। क्यों? क्योंकि इनको क्या फॉलो करना है बच्चों? ऑक्टेट फॉलो करना है। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऑक्टेट रूल फॉलो करना है ना इनको, सही बात है। तो उसके लिए क्या करता है बच्चों, ये जो एटम है आपका सोडियम का जो एटम है बच्चों, ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, मतलब नेगेटिव चार्ज निकल गया, पॉजिटिव चार्ज अभी भी 11 है, पर नेगेटिव चार्ज 1 निकल गया, मतलब अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 ही इलेक्ट्रॉन है। देखो 2 + 8 कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन अब चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बच्चों? डोनेट हो गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर चला गया, तो अब इसके पास एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया है, जिसकी वजह से बच्चों पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है। जिसकी वजह से बच्चों क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है। मतलब अब आप इस Na को क्या लिखोगे? आप इसे लिखोगे Na प्लस भी लिखते हैं, फिर कभी कभी +1 भी लिखते हैं, पर 1 कभी कभी जनरली हम नहीं दिखाते, ठीक है, जनरली हम 1 को नहीं लिखते। तो आप Na+ भी लिखोगे तो वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो Na है इसने क्या किया है? 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। अब जो भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर बढ़ जाता है। दैट्स वाई बच्चों हम उसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कहते हैं। इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं बच्चों? इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कहते हैं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। तो मेटल कौन होगा? यहां तक आपको क्या समझ में आया है कि मेटल सर वो होगा जो अपने एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, जो अपने एटम्स के अंदर से बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे। 1 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है। कितनी क्षमता उस एटम के पास है उस पर डिपेंड करेगा बच्चों कि वो कितने एटम्स को डोनेट कर सकता है। समझ में आई बात? वो कितने एटम्स को डोनेट कर सकता है, ये किस पर डिपेंड करेगा कि कितनी पावर है, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास प्रेजेंट है, उस पर डिपेंड करेगा बच्चों वो कि आपका जो एलिमेंट है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? डोनेट करेगा। वहीं अगर यहां पे मैं मैग्नीशियम का एग्जांपल लेता तो
mg का एग्जांपल लेता तो बच्चों, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके बच्चों mg+2 बन जाता है। समझ रहे हो? तो जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज उस एटम के ऊपर लगते जाता है, उस एटम के ऊपर लगते जाता है। समझ में आई बात? अच्छा, ये तो वो बात हो गई बच्चों कि आखिरकार मेटल्स होते क्या हैं। ठीक है, ये तो वो बात हो गई कि आखिरकार मेटल्स होते क्या हैं, मेटल्स का मतलब क्या होता है। सही बात है, ठीक है। सर हमें ये बताइए कि जो आपके डी ऑर्बिटल्स है, जो लेसन हम पढ़ रहे हैं सर, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए कि क्या जो डी ऑर्बिटल्स के एटम्स हैं, मतलब आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, क्या वो भी मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं? क्या वो भी मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं? सो यस, डी ऑर्बिटल्स के एटम्स यानी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी क्या शो करते हैं बच्चों? मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं। सही बात है, ठीक है। सो आप ऐसा लिख सकते हो, द ट्रांजिशन एलिमेंट shows metallic कैरेक्टर। बच्चों ये भी क्या दिखाता है? मेटालिक कैरेक्टर दिखाता है। क्यों? वाई शोज मेटालिक कैरेक्टर? ड्यू टू, अब 2 रीजंस हैं हमारे पास बच्चों, हमारे पास टोटल 2 रीजंस हैं। हमारे पास बच्चों टोटल कितने रीजंस हैं? 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से ये क्या दिखा रहा है बच्चों? मेटालिक कैरेक्टर दिखा रहा है। सबसे पहला रीजन है लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, ये बातें हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में सीखी थी। अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोग को लास्ट वाले लेक्चर में सिखाया था कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। क्या होता है बताओ जरा, याद करो। मैंने आपको बताया था ना, अगर किसी एलिमेंट पे, किसी एटम पे आप कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी डालो, कुछ अमाउंट ऑफ क्या डालो? एनर्जी डालो, जिससे वो एलिमेंट, वो एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और आयन बन जाए। ऑब्वियस सी बात है ना बच्चों, अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ रहा है, +1 +2 +3 चार्ज आ रहा है, तो वो आयन बन रहा है ना। कटायन भी बन सकता है, अनायन भी बन सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो कटायन, नेगेटिव चार्ज आया तो अनायन। सही बात है। तो अगर मुझे किसी भी एटम को आयन में कन्वर्ट करना है, आयोनिक एटम बनाना है, यू कैन से लाइक दैट, ठीक है, कि मुझे एक एटम का आयोनाइजेशन करना है, मतलब उसको आयन फॉर्म में बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? उसे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। अब ये जो एलिमेंट्स हैं आपके, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, और यू कैन से ट्रांजिशन एलिमेंट्स है बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। इनको अगर थोड़ा सा एनर्जी भी दिया, अगर इनको थोड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी भी दिया, तो भी ये आयोनाइजेशन अकर करते हैं, मतलब ये खुद का आयन फॉर्म कर लेते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं अपने ऑर्बिट में से। अब जो जितना आसानी से बच्चों इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, उसके पास उतनी ज्यादा मेटालिक पावर होगी, उसके पास उतना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा। समझ में आई बात? मैंने क्या बोला समझ में आ गया? तो मैंने वही लिखा है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जगह पे आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स लिख सकते हो, कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है बच्चों, वो मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं। क्यों? बिकॉज फर्स्ट रीजन क्या है बच्चों? लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब आयंस का फॉर्मेशन करने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती, तो इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? लो है। बात समझ में आ गया? ठीक है, बात समझ में आ गया। अच्छा सर, दूसरा रीजन बता दीजिए। दूसरा रीजन है बच्चों वेकेंट डी ऑर्बिटल। वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। अब आपको पता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, लास्ट वाले ग्रुप को छोड़ के बाकी जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, उनका जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल हम कैसे ड्रॉ करते हैं? कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं। सही बात है, 1 2 3 4 5, यस। तो कुछ ऐसे हम लोग डी ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं। और आपको पता है कि यहां पर जो इनका डी ऑर्बिटल है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होता, पूरी तरीके से यहाँ पे बच्चों डी ऑर्बिटल कंप्लीट नहीं होता। कभी कभी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करवाना इजी है, रिएक्शन में पार्ट करवाना इजी है। सही बात है। तो अगर ये वाले एक हाफ फिल्ड पड़ा हुआ है, तो ये यहां से आराम से रिमूव होके बच्चों क्या कर सकता है? आयंस फॉर्म कर सकता है ये एलिमेंट। सो बिकॉज ऑफ द लो वेकेंट डी ऑर्बिटल, आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या दिखाते हैं बच्चों? मेटालिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो ये बात आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी, पल्ले पड़ गई होगी। ठीक है, समझ में आ गया बात।
अब ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। ऑब्वियस सी बात है कि अब ये मेटालिक कैरेक्टर दिखा रहे हैं, अब ये मेटालिक कैरेक्टर दिखा रहे हैं, तो मतलब ये बॉन्ड भी बनाएंगे किसी नॉन मेटल्स के साथ। ऑब्वियस सी बात है ना, जो मेटल है वो बॉन्ड किसके साथ बनाता है, नॉन मेटल्स के साथ बनाता है। सही बात है। तो ये जो एलिमेंट्स होंगे बच्चों, ये भी नॉन मेटल्स के साथ क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। सो दे ऑल्सो फॉर्म बॉन्ड्स। कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं बच्चों, ये फॉर्म करते हैं मेटालिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं बच्चों, ये फॉर्म करते हैं मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। सो दे फेवर द फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक बॉन्ड। सही बात है, सही बात है। सो दे फेवर द फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक बॉन्ड। सही बात है, ऑब्वियस सी बात है बच्चों। मेटल अगर बॉन्ड बना रहा है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, किसी नॉन मेटल को दे रहा है, किसी जरूरतमंद को दे रहा है। सही बात है। तो ये बॉन्ड बनाएगा ऑब्वियस सी बात है उस एलिमेंट के साथ, एंड दैट बॉन्ड विल बी नोन एज मेटालिक बॉन्ड। उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे बच्चों, उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, मेटालिक बॉन्ड। सही बात है। अब ये अलग अलग प्रकार के कंपाउंड भी बनाता है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड भी बनाते हैं, जैसे HCP, जैसे BCC। याद है आप लोगों को, फर्स्ट लेसन याद है आपको, याद है बच्चों HCP क्या है, हेक्सागोनल क्यूबिक स्ट्रक्चर, आप लोग को याद होगा। ठीक है, HCP। आपको याद है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। आपको याद है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। याद है बच्चों। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को, ये जो यूनिट सेल्स है ना बच्चों, इनको फॉर्म करने में भी इसका काफी ज्यादा रोल है। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का भी फॉर्मेशन बच्चों ये मेटल कर सकता है। समझ में आई बात, बताओ मेरे को। इतनी बातें नोट करेंगे प्लीज, इतनी बातें कृपया आप नोट कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ गई। HCP BCC, सही बात है। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग। BCC आपका क्या था, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इनका फॉर्मेशन भी कौन करता है, आपके मेटालिक बॉन्ड के थ्रू ही होता है, बिकॉज दे शो अ मेटालिक कैरेक्टर। सही बात है। नोट किया इतना, नोट किया बच्चों इतना। ओके ओके, चलो चलो चलो। इसके अंदर बच्चों एक और टॉपिक है हमारे पास, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट का। अब ऑब्वियस सी बात है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। सही बात है। तो अगर आपको उस बॉन्ड को तोड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हीट देना पड़ेगा, आपको उसको एंथैल्पी देनी पड़ेगी, टेम्परेचर देना पड़ेगा। एंड कुछ टेम्परेचर के बाद ही क्या होगा बच्चों, वो बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे वो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो आई कैन से कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है। मैंने अभी बताया ना बच्चों, ये सॉलिड्स का फॉर्मेशन करता है। ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है, सॉलिड्स का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे क्यूबिक यूनिट सेल बना रहा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड बना रहा है। तो उस सॉलिड को अगर मुझे मेल्ट करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनके बीच में जो मेटालिक बॉन्ड्स है उनको ब्रेक करवाना पड़ेगा, उनको तोड़ना पड़ेगा। और मेटालिक बॉन्ड कब टूटेंगे, मेटालिक बॉन्ड कब टूटेंगे बच्चों, जब आप उसको इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दो, उतनी एनर्जी दे दो जितनी बॉन्ड एनर्जी है, जितनी मेटालिक बॉन्ड की एनर्जी है उतनी ही एनर्जी अगर आप उसे दे दो ना, तो वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है मुझे किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो मैं कहूंगा कि भाई मैं क्या कहूंगा कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। और अगर किसी एलिमेंट को कम एनर्जी पे भी वो मेल्ट हो जा रहा है, थोड़ा सा हीट दिया और वो मेल्ट हो गया, तो मैं क्या कहूंगा, उनके बीच का बॉन्ड वीक है और उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। सही बात है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, कम होगा। उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास बच्चों इलेक्ट्रॉन्स का, हमारे पास एटम्स है, 3D सीरीज है, आप लोग को पता ही है। ठीक है, हमारे पास क्या है, 3D सीरीज। कौन कौन से एलिमेंट आते हैं इसके अंदर, इसके अंदर आता है बच्चों स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे एलिमेंट्स आपके किस में आते हैं, 3D सीरीज के अंदर आते हैं। इसकी बातें ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर्स में हो रखी है बच्चों, इसकी बातें ऑलरेडी सबसे पहले वाले लेक्चर्स में हो रखी है। तो ये आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये बातें ऑलरेडी हो रखी है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21। फिर उसके बाद से आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और लास्ट वाला आपका 30। अब मुझे कहना क्या है, मुझे बताना क्या है सर जी, ध्यान से सुनिए बच्चों। इस पूरे सीरीज में
इस पूरे सीरीज में बच्चों ये जो आपका क्रोमियम है ना, क्रोमियम, ध्यान से सुनो, इसको मैं अलग कलर से मार्क कर देता हूं। ये जो आपका क्रोमियम दिख रहा है, क्रोमियम, इट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। और सिर्फ क्रोमियम की ही नहीं, अगर आप बात करोगे बच्चों 4D सीरीज की, अगर आप बात करोगे 4D सीरीज की, अगर आप बात करोगे 5D सीरीज की, तो इस क्रोमियम के नीचे कौन से एलिमेंट्स आते हैं? अगर आप देखोगे 4D सीरीज में, तो इस क्रोमियम के नीचे कौन आता है बच्चों? मॉलिब्डेनम आता है। अगर आप याद करो, वैसे आपको सब कुछ याद नहीं करना है, पर कुछ कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। क्रोमियम के नीचे मॉलिब्डेनम आता है, किसके अंदर? 4D सीरीज में। अगर 5D सीरीज में बात करूं तो मॉलिब्डेनम के नीचे कौन आता है बच्चों? टंगस्टन आता है। सही बात है ना? तो ये जो तीनों है ना, ये जो तीनों एक साथ आ रहे हैं ना, एक ही लाइन में, एक ही ग्रुप में, ये तीनों का बच्चों हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। दिस बोथ थ्री हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आई बात? ठीक है, तो इस पूरे सीरीज में बच्चों हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं तो क्रोमियम, अगर मैं 4D सीरीज की बात करूं तो मॉलिब्डेनम, अगर मैं 5D सीरीज की बात करूं तो टंगस्टन। कितना है मेल्टिंग पॉइंट नहीं याद रखना अपने को, नहीं पूछा जाएगा अपने से, बट अपने से यह जरूर से पूछा जा सकता है कि which element in the 3D series or which element in the 4D series or which element in the 5D series had the highest number of melting point। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बच्चों किसका होता है? क्रोमियम का। सही बात है। इन 3D सीरीज, मॉलिब्डेनम का इन 4D सीरीज एंड टंगस्टन का इन 5D सीरीज। और आप लोगों ने देखा होगा पहले, अभी नहीं, अभी तो आप लोग, जब आप बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, तो उस टाइम पे ना एक येलो कलर का बल्ब आता था। ठीक है, येलो कलर का बल्ब आता था, और जब बहुत बहुत बार वो फ्यूज हो जाता था, अगर लाइट फ्लक्चुएशन हुई ना, कम ज्यादा हुई ना, तो वो बल्ब फ्यूज हो जाता था। तो उसके अंदर कुछ ऐसा था, देखो ऐसा बल्ब था वो, ऐसा, और उसके अंदर ना बीच में ऐसे एक रॉड थी, और ये ऐसे बल्ब था वो, देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, वो येलो कलर का जलता था। सही बात है। तो उसमें ये जो वायर यूज की जाती थी ना बच्चों, ये टंगस्टन था। ये जो यूज किया जाता ना इसके अंदर, ये टंगस्टन था बच्चों, क्योंकि टंगस्टन बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, बहुत ज्यादा इसको टेम्परेचर देना पड़ेगा तब ये हीट होगा, और ये हीट होने पे चमकता है, ग्लो करता है। दैट्स वाई इसको बल्ब के अंदर यूज किया जाता था। समझ में आया? इसीलिए बच्चों इसको बल्ब के अंदर यूज किया जाता है। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि 3D सीरीज में, 4D सीरीज में और 5D सीरीज में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है। अल्सो एक और चीज आपको याद रखनी है बच्चों, कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो यहां पर जब तक आप क्रोमियम तक पहुंचोगे ना, तो यहां पे आपका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। आपका क्या होता है बच्चों? इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट। आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? इंक्रीज होता है। रुको अच्छे से लिखता हूं, थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा मैंने, कोई बात नहीं, अच्छे से लिख देता हूं। इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट। कैसे इंक्रीज होगा बच्चों? जब आप लेफ्ट टू राइट तरफ जाओगे, क्रोमियम तक आओगे, कि क्रोमियम हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब आपको पता है क्रोमियम की मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, और स्कैंडियम मान लो उससे कम होगा, तो स्कैंडियम से ज्यादा टाइटेनियम, टाइटेनियम से ज्यादा वेनेडियम, वेनेडियम से ज्यादा क्रोमियम, क्रोमियम की सबसे ज्यादा है। मतलब यहां से आपका मेल्टिंग पॉइंट वापस नीचे गिरने लगेगा, मतलब यहां से बच्चों आपका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। सही बात है, यहां से आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है। सो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज। समझ में आई बात? तो ये आपको याद रखना है, और ये ट्रेंड तीनों सीरीज में फॉलो होगा, ये ट्रेंड तीनों सीरीज में बच्चों फॉलो होगा। सही बात है। यहाँ पे यटरबियम आएगा, उसके बाद लैंथेनियम आएगा। तो यटरबियम से अगर मैं बात करूँ तो यटरबियम से इंक्रीज होगा सीरीज आपका, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो लैंथेनियम है, लैंथेनियम से भी क्या होगा आपका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। कब तक इंक्रीज होगा बच्चों? अगर मैं यटरबियम की बात करूं तो मॉलिब्डेनम तक इंक्रीज होगा। मॉलिब्डेनम हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद से सारे के सारे डिक्रीज होने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद सारे डिक्रीज होने लगेंगे। सिमिलरली यहाँ पे लैंथेनियम से इंक्रीज होगा कहां तक इंक्रीज होगा बच्चों? टंगस्टन तक इंक्रीज होगा, उसके बाद सारे क्या होने लगेंगे? डिक्रीज होने लगेंगे। समझ में आई बात? तो ये आपको पैटर्न याद रखना है कि यहां से जब आपकी 3D सीरीज शुरू होती है तो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? इंक्रीज होता है। एंड आफ्टर इंक्रीजिंग वो एक पॉइंट पे पहुंचता है, फोर्थ वाले एलिमेंट के पास, विच हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आई बात? ठीक है, मतलब आपके 3D सीरीज में क्रोमियम, ठीक है, 4D सीरीज में मॉलिब्डेनम, एंड 5D सीरीज में बच्चों टंगस्टन। ये तीनों के तीनों क्या है? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सही बात है। और उसके बाद क्या होने लगेगा बच्चों? उसके बाद आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होने लगेगा? डिक्रीज होने
समझ में आई बात? उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट क्या होने लगता है बच्चों? डिक्रीज होने लगता है। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई हो। याद हो गया? याद मतलब समझ में आ गया? चलें, स्क्रीनशॉट लिया बच्चों आप लोगों ने? स्क्रीनशॉट लिया? नहीं लिया तो ले लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। हो गया? डन? ओके चलो, तो यहां से बच्चों हमारा एक टॉपिक तो कवर हो जाता है, एक टॉपिक समझ में आ जाता है, दैट इज मेटालिक कैरेक्टर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग शुरू कर रहे हैं बच्चों, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अगला प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो भाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी मैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको बताइए कि अगर मैं इसको किसी भी इस एलिमेंट्स को किसी भी मैग्नेट के पास लेकर आऊं, इसको अगर मैं मैग्नेट से पास लेकर आऊं, तो या तो ये रिपेल हो सकते हैं या तो ये अट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर दोनों में से कुछ भी हुआ तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। सही बात है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। क्या ये दिखाते हैं? यस, ये दिखाते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि द ट्रांजिशन एलिमेंट, आपको लिखना पड़ेगा बच्चों, द ट्रांजिशन एलिमेंट शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या फिर मैग्नेटिक कैरेक्टर लिख सकते हो आप। ठीक है, तो आप लिख सकते हो या तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या फिर मैग्नेटिक कैरेक्टर। ये क्या करते हैं? शो करते हैं। क्यों शो करते हैं बच्चों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। क्यों क्यों क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, डी ऑर्बिटल इनका वेकेंट होता है, मतलब इनका डी ऑर्बिटल वेकेंट है, तो इनके पास क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों? इनका डी ऑर्बिटल वेकेंट है, मतलब खाली है, कहीं कहीं खाली है, कहीं कहीं खाली नहीं है, तो इनके पास क्या प्रेजेंट होगा? इनके पास प्रेजेंट होगा बच्चों अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है, ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है कि जो एलिमेंट के पास अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिन भी एलिमेंट्स के पास बच्चों क्या प्रेजेंट है? अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड क्या होते हैं? जैसे मान लो मैंने यहां पे बनाया है एक शेल, एक ऑर्बिटल बनाया है मैंने, यहां पे मैंने डाल दिया, यहां पे मैंने डाल दिया, यहां पे मैंने डाल दिया, ऐसे ऐसे मान लो बच्चों मैंने पेयरिंग कर दी है। वैसे ये करना गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, पूरा एक स्टार्ट में करना चाहिए। तो अगर आप इस वाले डी ऑर्बिटल को देखो, इस वाले डी ऑर्बिटल को देखो, जैसे मान लो ये जिंक का है, जिंक है, ठीक है, जिंक का जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो अगर आप इसको देखो तो क्या यहाँ पे आपको एक भी अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? क्या आपको अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? बचपन में देखते थे आप लोग डोरा द एक्सप्लोरा देखते थे क्या? तो उसमें वो चिल्लाती थी ना, क्या आपको बैकपैक दिख रहा है? वैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपको अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? जोर से बोलो, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना बच्चों, यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट ये कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा। जहां पर आपको अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिलेगा वही आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा। सो अनपेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अनपेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बच्चों जो जिंक है वो आपके ग्रुप 13 में बिलोंग करता है, और लेक्चर नंबर 1 में ही मैंने आपको बताया था कि जो ग्रुप 13 है उन्हें हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर ही नहीं करते। ग्रुप 13 ही, सॉरी ग्रुप 12, हम सॉरी मैंने ग्रुप 13 बोल दिया, सॉरी ग्रुप 12, ग्रुप 12 में बिलोंग करता है ना बच्चों वो, और ग्रुप 12 को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते ही नहीं है। उसको हम लोग सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है लास्ट वो डी सबशेल में चला जाता है, इसलिए उसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोल दिया जाता है। पर उसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता, क्योंकि वो ट्रांजिशन के कुछ भी गुण नहीं दिखाता अपने पास, उसके पास ट्रांजिशन वाले कैरेक्टर्स नहीं है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक का सारा डी ऑर्बिटल क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा। सही में समझ में ही बात है? ठीक है, इसीलिए इसका मैग्नेटिक मूवमेंट का नंबर भी 0 आएगा। अभी मैं तुम लोगों को सिखाता हूँ मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, उसके बारे में भी हम लोग अभी उसके ऊपर भी आएंगे हम लोग, पर आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सही है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स अदर देन ग्रुप 2, जो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है बच्चों, वो आपको क्या दिखाएंगे? वो आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएंगे। वो आपको क्या दिखाएंगे बच्चों? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ द पेयरिंग, बिकॉज ऑफ द presence of unpaired of electron in the vacant d orbital, or you can say
और यू कैन से इन द डी ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, जिसकी वजह से वो क्या दिखाते हैं बच्चों, आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। समझ में आई कि नहीं बातें, समझ में आई कि नहीं बातें बच्चों, बताओ जरा, बताओ जरा, ठीक है, ध्यान से सुनो। अब हमारे पास 3 प्रकार के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, तो उसके बारे में भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। हमारे पास बच्चों 3 प्रकार के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हैं जिसके बारे में भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो ये सारा थ्योरी वाला पार्ट है, तो मैं फटाफट आपको लिखवा के बता ही देता हूं। नेक्स्ट वाले पेज पे लिखें, यहाँ पे लिखें, चलो। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 3 प्रकार की है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बच्चों कितने हैं, 3 प्रकार की है। हमें 3 प्रकार की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़नी है। कौन कौन सी? पहला है बच्चों डायामैग्नेटिक, ठीक है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, और यू कैन से डायामैग्नेटिक एलिमेंट्स। दूसरा है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक substance, and the last property is ferromagnetic substance। ठीक है, जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था, तुम लोग पता है ये सब टॉपिक से मेरे को बहुत डर लगता था, मेरे को नहीं समझ में आता था, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे टीचर ही नहीं थे, पर तुम्हारे पास है, ठीक है, जो इतने अच्छे से चीज़ों को समझाते हैं, तो समझ लिया करो, पढ़ाई कर लिया करो, ठीक है, समझ में आई बात? ओके, चलो आ जाओ टॉपिक पे वापस आते हैं। क्या बोला मैंने बच्चों, 3 प्रकार के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, 3 प्रकार के मैग्नेटिज्म आपको देखने के लिए मिलते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर। सही बात है। कौन कौन सा है? एक है बच्चों आपका डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, एक है आपका पैरामैग्नेटिक, इसको प्यारा मत बोलना, पैरामैग्नेटिक, और एक है बच्चों आपका फेरोमैग्नेटिक। क्या होता है, क्या होता है बच्चों? बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। देखो, अगर आप अपने किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी एलिमेंट्स को, किसी भी कंपाउंड को जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट से बने हैं, उनको अगर आप मैग्नेट के पास लेकर आओगे तो वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसके बेसिस पे हमने 3 डिवीजन किए हैं। किस बेसिस पे उसका रिएक्शन है, क्या वो रिपेल कर रहा है, क्या वो अट्रैक्ट कर रहा है, अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो फटाक से कर रहा है या धीरे से कर रहा है, अगर वो अट्रैक्ट भी कर रहा है तो स्लोली 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 अट्रैक्ट कर रहा है या एकदम से चिपक जा रहा है। समझ रहे हो? इसके ऊपर हम लोगों ने बच्चों 3 अलग अलग प्रॉपर्टीज बनाए हैं। सबसे पहला है बच्चों डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर आप अपने सब्सटेंस को, अपने एलिमेंट्स को मैग्नेटिक फील्ड में लेके आते हो, मैग्नेट के पास लेकर आते हो, तो वो मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्शन करता है, रिपेल करता है मैग्नेट, यू कैन से मैग्नेट को, तो हम कहेंगे वो क्या है बच्चों, आपका डायामैग्नेटिक है। मेरे पास अच्छा स्टेटमेंट है इसके बारे में, तो मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूं। दीज सब्सटेंसेस रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, जो वही मैंने जो बताया वही यहां पे भी लिखा हुआ है। दीज सब्सटेंसेस आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी सब्सटेंस जो क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है आपके मैग्नेटिक फील्ड में, तो आप कहोगे कि वो क्या है, आपका डायामैग्नेटिक नेचर का है। किस नेचर का है बच्चों? वो डायामैग्नेटिक नेचर का है। सिमिलरली अगर कोई सब्सटेंस आपका अट्रैक्ट हो रहा है पर बहुत ही वीकली अट्रैक्ट हो रहा है, अगर आपको कोई सब्सटेंस बहुत ही अट्रैक्ट तो हो रहा है पर बहुत ही वीकली अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो आप उसे कहोगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो इसका भी स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। द सब्सटेंस, क्या करे बच्चों, लिख लो, द सब्सटेंस आर वीकली attracted in the magnetic field, in the magnetic फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी सब्सटेंस, अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी सब्सटेंस बच्चों अट्रैक्ट होते हैं पर वो वीकली अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ही स्लो अट्रैक्ट होते हैं, सो इन दैट सिचुएशन बच्चों आप उसे क्या कहोगे, आप उसे पैरामैग्नेटिक कहोगे। आप उसे क्या कहोगे बच्चों? पैरामैग्नेटिक कहोगे। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। उसके बाद है बच्चों अगला फेरोमैग्नेटिक का। फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? जो फटाक से अट्रैक्ट हो जाए, जो एकदम तेज अट्रैक्ट हो जाए। समझ में आई बात? एकदम फटाक से, जैसे 2 चुंबक रखा, दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो गए, ऐसे कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक। तो आप क्या कहोगे? द सब्सटेंस, और यू कैन से दीज
सब्सटेंस क्या है, स्टेटमेंट को अच्छे से स्टेटमेंट लिखवा देते हैं। These substances are strongly attracted by the magnetic field. These substances are strongly attracted by the magnetic field. समझ में आई कि नहीं? समझ में आई बाबू बातें? हाँ, मैं पानी पी लेता हूँ बच्चों, सॉरी। नोट कर लो। ठीक है, समझ में आ गया? तो 3 मैग्नेटिक फील्ड हैं हमारे पास, 3 अलग अलग प्रकार के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी, वापस एक बार देख लो। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस बच्चों जिसे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एरिया में लेकर आओ, मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आओ, तो वो रिपेल करना शुरू हो जाएंगे, वो आपके डायामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। कुछ आपके होते हैं पैरामैग्नेटिक, जो अट्रैक्ट तो होते हैं बट इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होते, धीरे धीरे अट्रैक्ट होते हैं, वो आपके पैरामैग्नेटिक। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, वो 2 लेकर आओ मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आओ, तुरंत क्या हो जाएंगे बच्चों, वो चिपक जाएंगे। वो क्या होते हैं बच्चों, आपके फेरोमैग्नेटिक। जैसे आयन, अगर मैं एग्जांपल दूं तो आयरन जो आयन होता है ना, Fe, विच इज द बेस्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है बच्चों। फिर जो कॉपर है, निकल भी मेरे हिसाब से ना, ये जो 2-3 सब्सटेंस है बच्चों आपके 3D ऑर्बिटल्स के, वो सारे क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक होते हैं। समझ में आई बाबू? ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक के लिए 3 एग्जांपल्स है बच्चों हमारे पास। एक है बच्चों आपका आयन, एक है बच्चों आपका कोबाल्ट, और एक है आपका निकल। ये आपके 3D सीरीज से ये सारे क्या दिखाते हैं बच्चों, फेरोमैग्नेटिक। और फेरोमैग्नेटिक का एक और अच्छा एडवांटेज होता है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये जो मटेरियल्स है ना बच्चों, आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो मैग्नेट के अंदर। तो मैग्नेट इन्हीं सारी चीजों से बना होता है, एक और एलिमेंट होता है अलग से, ठीक है, उससे, और इन सारी चीजों से ही मैग्नेट बना होता है। तो इसको आप परमानेंटली कन्वर्ट कर सकते हो किसके अंदर बच्चों, मैग्नेट के अंदर। सो दीज आर द एग्जांपल्स फॉर द फेरोमैग्नेटिक। बाकी आपको इतना ही पढ़ना है इस वाले टॉपिक में। उसके बाद बच्चों हम लोग को मैग्नेटिक मूवमेंट, नहीं, मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में स्टडी करनी है, ठीक है? ओके, समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया बच्चों? आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होंगी। यहां तक मैंने बहुत इजी आसान बातें कही, ठीक है? समझ में आ गया? ओके, चलो आगे बढ़ें। अगला टॉपिक है बच्चों हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों म्यू से। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली बात, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत बार इसके ऊपर से क्वेश्चन आएगा, आपको बहुत बार आता है और बहुत बार आएगा भी। आपको क्या देंगे, आपको एक कंपाउंड दे दिया जाएगा, जैसे मान लो, ऐसे मान लो आपको कंपाउंड दे दिया है स्कैंडियम +3। आपको ऐसे कंपाउंड दे दिया और आपको बोला जाएगा कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करके हमें बताइए कितना होता है इसका मैग्नेटिक मूवमेंट। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है आपको, ठीक है? आपको सिर्फ इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होना चाहिए। आपको सिर्फ इसका बस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होगा, तो वहां से हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो क्या होता है बच्चों फॉर्मूला? सो म्यू इज इक्वल टू √n + n+2। दिस इज द फॉर्मूला। आई होप आई एम करेक्ट। यस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक मूवमेंट। और इसका जो यूनिट होता है बच्चों, वो होता है B.m। व्हाट इज B.m? इट इज बोहर मैग्नेटॉन। व्हाट इज B.m? इट इज बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है? तो ये है बच्चों आपका फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक मूवमेंट। और ऐसे क्वेश्चंस आपको आसानी से पूछे जाएंगे, पर बहुत इजी भी है, बहुत इजी भी है बच्चों इसको कैलकुलेट करना। मैं सिखाऊंगा, अभी टेंशन मत लो, पर ये एग्जाम में पूछा जाता है। सही बात है, लिख लो बच्चों। यहाँ पे इस फॉर्मूले में कौन सी चीज क्या बता रही है आपको, वो भी लिख लो जरा। इस फॉर्मूले में आपको कौन सी चीज क्या बता रही है वो भी लिख लो। तो ये जो आपका म्यू है, ये आपको बताता है मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में।
मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में बताता है। ठीक है, ये जो n है, ये n क्या दिखाता है बच्चों? n मतलब क्या? यहां पे क्या रखोगे आप? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या रखोगे आप? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो, आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है। जैसे मान लो आपको Sc स्कैंडियम +3 दिया हुआ है, तो फिर आपको पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Ar, फिर आप क्या होता है 3d4s। ठीक है, Ar में 18 इलेक्ट्रॉन और स्कैंडियम के पास टोटल 21 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सही बात है, तो 18 2 इधर 3, मतलब 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो पहले आप किसमें फिल करोगे? यहाँ पे, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। सही बात है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब वहां के क्या दिया है बच्चों? स्कैंडियम +3 दिया है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आपके लूज हो रहे हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया। तो इसका जो डी ऑर्बिटल होगा बच्चों, वो पूरा का पूरा खाली ही होगा ना। इसका डी ऑर्बिटल क्या होगा? खाली होगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी n का वैल्यू क्या होगा? 0। n का वैल्यू क्या होगा? 0। अगर n का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट का वैल्यू भी क्या होगा? 0 Bm, यानी बोहर मैग्नेटॉन। ये भी लिख लो, B.m। व्हाट डज इट मीन? इट मीन बोहर्स मैग्नेटॉन। इट इज अ यूनिट। ये क्या है बच्चों? ये यूनिट है। ये यूनिट है जिसमें हम लोग ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को और डिटेल में बढ़ाऊंगा, और भी डिटेल में हम इसके बारे में सीखेंगे, और भी डिटेल में इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे सर एक और एग्जांपल दे दो, समझा दो हमें क्या होता है। जैसे मान लो मेरे पास है क्रोमियम +2। मैंने आपसे पूछा कि चलो बच्चों इसका कैलकुलेट करो, ठीक है, क्रोमियम +2 का कैलकुलेट करो। तो हाउ विल यू कैलकुलेट इट बच्चों? कैसे कैलकुलेट करोगे आप? कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये है आपका Ar। ठीक है, यहाँ पे 3d, यहाँ पे 4s। Ar में 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और क्रोमियम के पास होते हैं टोटल 24। तो बचे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इधर और 4 उधर, 6 इलेक्ट्रॉन बचे, जिसमें से आपको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ देने हैं। पर मैंने आपको बताया था एक्सेप्शन केस होता है बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता है और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता है। सॉरी, 4 नहीं, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता है। सही बात है ना, ये एक्सेप्शन केस था ना, मैंने आपको बताया था जब ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग पढ़ रहे थे। फिर क्या है बच्चों? वो +2 है। +2 है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन आपके डी ऑर्बिटल से जाएगा। सबसे पहले s ऑर्बिटल खाली होता है, उसके बाद डी ऑर्बिटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिमूव होना शुरू होता है, क्योंकि s ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है। सही बात है। तो अगर मैं Cr+2 का, ये तो Cr का बना ना बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अगर मैं +2 का बनाऊं तो क्या बनेगा? आर्गॉन 3d4 और 4s 0। सही बात है, ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे मुझे क्या बनाना है? मुझे इसका ऑर्बिटल बनाना है। ये ऑर्बिटल 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 1 2 3 4। कितने बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे n क्या आ गया? 4। यहाँ पे n क्या आ गया बच्चों? 4। n की वैल्यू क्या आ गई? 4। सही बात है। इसको आप पुट करोगे इस वाले फॉर्मूले में, सो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? √4 × 4 + 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? म्यू इज इक्वल टू √4 × 6। सही बात है। 4 + 2 क्या होता है? 6 होता है। 6 2 ज़ा 6 4 ज़ा 24। सही बात है। तो √24। सही बात है। तो इसका वैल्यू ऑलमोस्ट 4.9 के करीब आएगा। √ अगर आप निकालोगे 4 4 16, हाँ 4 ऑलमोस्ट, जो म्यू का वैल्यू आएगा बच्चों वो 4.9 के आसपास आएगा। और इसका यूनिट क्या होगा बच्चों? BM, अगर आप कैलकुलेट करो। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है कैलकुलेशन, कुछ इस तरीके से आप कैलकुलेशन करना है। पर मेरे पास एक और ट्रिक है। ठीक है, मेरे पास बहुत सारी ट्रिक है आप लोग के लिए। तो ट्रिक क्या है बच्चों? आप लोग को वैल्यू सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप लोग को ये सारे सॉल्यूशन की जरूरत नहीं। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। एक्चुअली हमारे पास जब, अगर मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो मैक्सिमम 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास। अगर मैं डी ऑर्बिटल की बात करूँ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करूँ, तो मैक्स टू मैक्स 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब n या तो 5 होगा, या तो 4 होगा, या तो 3 होगा, या तो 2 होगा, या तो 0 होगा। मतलब यही कंडीशंस होंगी बच्चों। n की वैल्यू या तो 0 होगी, या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी, या तो 4 होगा, 5। उससे ऊपर n की वैल्यूज नहीं जाएंगी। तो आप इसकी वैल्यू याद रख सकते हो, अगर आप याद कर लो कि अगर आपको n4 मिल रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इतना होगा। अगर n3 मिल रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट इतना होगा। अगर n1 मिल रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट इतना होगा। इतना सिंपल है।
इतना सिंपल है बच्चों, एक छोटा सा ट्रिक है, उससे भी आप याद रख सकते हो सारे मैग्नेटिक मोमेंट के वैल्यूज। ठीक है, समझ में आई बात? कैसे याद रखोगे सर हम कैसे याद रखें? तो मैं आपको बताता हूं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सही बात है। और यहां पे आपको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक मोमेंट, यानी आपका म्यू, सही बात है। क्या क्या हो सकता है बच्चों? मैंने अभी आपको बताया अगर ये n का वैल्यू है ना, अगर n का वैल्यू 0 होगा तो ये भी 0 होगा। ठीक है, अगर n का वैल्यू 0 होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 0। अगर n का वैल्यू 1 होगा, ठीक है, अगर n का वैल्यू 1 होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा बच्चों 1.7। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? 1.7। आपको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि अच्छा चलो 1 है, n का वैल्यू 1 आया, फॉर्मूले में लिख दो और डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो बच्चों 1.7। अगर n का वैल्यू 2 है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो बच्चों 2.8। मतलब आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो और भी आगे आगे वैल्यू है, बट आप राउंड ऑफ करके यही लिखोगे तो ही सही है। ठीक है, यही सही वैल्यू होती है, ज्यादा इतना बड़ा नहीं लिखते, पॉइंट के बाद एक डेसिमल लिखा तो भी बहुत है। ठीक है, सही बात है। अगर n का वैल्यू 3 है तो आप लिखोगे 3.9। अब अगर आप एक पैटर्न ढूंढो तो यहां पे देखो 1.7 आपको याद रखना है, फिर 1 के बाद 2, 7 के बाद 8, 2 के बाद 3, 8 के बाद 9, ये पैटर्न आपको याद रखना है। और इसके बाद 9 के आगे कुछ नहीं होगा, 9 चेंज नहीं होगा। 4 है तो 4 का आएगा बच्चों 4.9, अगर 5 है तो 5 का आएगा 5.9। बस, इससे आगे आपको मैग्नेटिक मोमेंट याद नहीं रखना, इससे आगे बच्चों आपको मैग्नेटिक मोमेंट याद नहीं रखना। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों? इतना ही आसान है, इतना ही सा है, क्योंकि 5 के ऊपर आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं देखने के लिए मिलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर बच्चों ज्यादा से ज्यादा 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्यों सर 5 ही क्यों होंगे? क्योंकि हमारे पास ऑर्बिटल ही 5 है, हमारे पास ऑर्बिटल ही 5 है। अगर हर ऑर्बिटल में आप एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रख भी दो ना, एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड अगर आप रख भी दो तो भी n का वैल्यू 5 ही होगा, 6 कभी नहीं होगा। ऑब्वियस बात है ना, अगर यहाँ पे आप कर दो तो पेयरिंग हो गया, ये इसको आप काउंट नहीं करोगे, कभी भी पेयर को काउंट नहीं करोगे, आप सिर्फ अनपेयर को काउंट करोगे जो अनपेयर्ड है। सही बात है, तो यहाँ पे अनपेयर्ड कौन कौन से हैं? ये है 4, तो यहाँ पे n का वैल्यू 4 हो गया। अगर यहाँ पे वापस एक पेयरिंग करोगे तो n का वैल्यू 3 होगा, तो मतलब मैक्सिमम n का वैल्यू 5 होगा और मिनिमम n का वैल्यू 0 होगा। तो यही 5 वैल्यूज है बच्चों, तो आपको इसके लिए आपको मैग्नेटिक मोमेंट याद करके रखना है। अगर 0 है तो n का वैल्यू यानी मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा, अगर 1 है तो 1.7, 2 है तो 2.8, 3 है तो 3.9, 4 है तो 4.9 और 5 है तो 5.9। ये आपको याद रखना है, ये राउंड ऑफ वैल्यू है, अप्रॉक्स वैल्यू है। ये जो वैल्यू है बच्चों ये राउंड ऑफ वैल्यू है। मुझे पता है आपको राउंड ऑफ वैल्यू लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, आप लोग बोलोगे सर एग्जाम में चलेगा क्या राउंड ऑफ वैल्यू लिखना? यस, और ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो मेरे पास एक चार्ट है बच्चों, पूरा का पूरा चार्ट मैं प्रिपेयर करके लेकर आया हूं। जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके पास उसके आपको आयनिक फॉर्म दिए हुए हैं, और यहां पे आपको क्या करना है, उसका रिप्रेजेंटेशन कितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा वो आपको बताना है, बनाना है। तो क्या ये इजी है? क्या मैं कह सकता हूं ये इजी है? जैसे मान लो आपके पास स्कैंडियम है, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, इसका 22, वेनेडियम 23, 24 क्रोमियम, 25 मैग्नीशियम, 26 आयन, 27 कोबाल्ट, 28 निकल, 29 जिंक एंड 29 कॉपर एंड 30 जिंक। अगर सबका एटॉमिक नंबर सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बनाने चलूं, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो यहाँ पे AR आएगा, सब में AR आएगा, आर्गॉन आर्गॉन आर्गॉन। लिख लो यार, वो जरूरत है लिखने का, चलो लिख देते, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। AR 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 आर्गॉन आर्गॉन, सही बात है। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? 3D 4S 3D 4S 3D 4S 3D 4S 3D वापस 4S 3D 4S, यहाँ सारे में 3D 4S ही होता है।
ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, सही है। इसमें 21 इलेक्ट्रॉन, आर्गॉन 18 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, आर्गॉन पहले से ही बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो बच्चे कितने 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 आप इसमें भरोगे, 1 आप इसमें भरोगे। सबसे पहले आप लोअर एनर्जी वाले को भरते हो और 4s में लोअर एनर्जी है, ठीक है। निकालोगे भी सबसे पहले 4s से, तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 होना चाहिए, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है बच्चों, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 हो जाता है, बिकॉज हाफ फिल्ड आर मोर स्टेबल, सही है। यहाँ पे 2 कितना है 25 है ना, उधर से 18, 7 इधर, हाँ इधर 5, फिर 2 6, 2 7, 2 8, 1 10, फिर 2 10। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने पहले भी पढ़ाया है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको मैंने पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है पहले के लेक्चर्स में, सही बात है। अब ये इसके आयनिक फॉर्म में, आपको एग्जाम में ये आएगा, ये सब कुछ नहीं आएगा, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, मुझे पता है ये वाला पार्ट आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें कहाँ से जा रही हैं। अब ये आयोनिक फॉर्म है, देखो Sc+3, स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +3, वैनेडियम +3, क्रोमियम +3, मैग्नीशियम +2, ये सारे क्या है आयोनिक फॉर्म है। और ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड में पूछेंगे, आपको दे दिया जाएगा आयोनिक फॉर्म और आपको बोलेंगे इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करो। चलो कैसे करोगे बताओ, ये +3 है तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। AR सबके पास है यार, ये लिख लो, वापस से यार बोर हो जाऊंगा मैं लिखते लिखते। AR ये मेरे को लिख लेना चाहिए था पहले ही, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो मेहनत हो गई, कोई बात नहीं, समझ जाना बच्चों, ये थोड़ा सा मैंने रफ में लिखा है, समझ जाना, ठीक है। इसके बाद क्या है बच्चों, यहाँ पे 3D4S, बस इतना ही मेहनत है, बाकी तो मेहनत नहीं है, आपके लिए कर रहे हैं बच्चों मेहनत, तो एक लाइक जरूर से कर देना। 3D4S, सही बात है, सही बात है बच्चों। अब यहाँ पे देखो +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो भाई, 2 यहाँ से गया, 1 यहाँ से गया, मतलब यहाँ 0 और यहाँ पे 0। यहाँ +3 है, 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे 0। 3D ये वैनेडियम +3, तो यहाँ से 2, यहाँ से 1, मतलब यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 0 बचा, सही बात है। क्रोमियम +3, तो यहाँ से 1, यहाँ से 2, तो यहाँ पे कितना बचा बच्चों 0 और यहाँ पे 3 बचा। सिमिलरली मैग्नीशियम +2 है, तो ये +2 यहाँ से उड़ाओ, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 5, सही है। तो यहाँ से 2 उड़ाओ, +2 है ना बच्चों, यहाँ से 2 उड़ाओ, वहाँ पे 6। ये क्या है कोबाल्ट आपका +2 है, तो यहाँ पे 7 रहेगा, ये आपका 0। हमेशा S से पहले इलेक्ट्रॉन निकालो, क्योंकि S लोअर एनर्जी का रहता है, ये बात आप अपने दिमाग में रखना, ठीक है। निकल में भी कितना +2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ाओ, ये 0 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। सिमिलरली कॉपर में +2 है बच्चों, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन वहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 0। जिंक +2 बच्चों, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन उड़ेंगे और यहाँ पे 10 का 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा। कुछ ऐसा आपका इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, कुछ ऐसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाएंगे आफ्टर द आयोनिक फॉर्मेशन। कब बच्चों, आयोनिक फॉर्मेशन के बाद में। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा, मतलब डब्बा बनाओ, फॉर एन एग्जाम्पल यही डब्बा है मेरा, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे 5 भागों में डिवाइड कर देता हूँ, सही बात है। अब यहाँ पे कितने बच्चों 0 0 0, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं आएगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए 0। यहाँ पे देखो बच्चों इसका डब्बा बनाओ, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे अनपेयर्ड, तो हाँ ठीक है, यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5, 5 है ना डब्बे, हाँ ठीक है। यहाँ पे 1 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे कितना आ गया बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। यहाँ पे कितने बच्चों, देखो वापस डब्बा बनाओ, 5 2 है ना, तो पहले 1 इधर 1 इधर, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए बच्चों 2। फिर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 1 डब्बा बना दो, 1 2 3, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। यहाँ पे कितने हैं 5, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कितने हैं बच्चों 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, सही बात है, 5 इलेक्ट्रॉन है। बनाओ 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, सही बात है। फिर यहाँ देखो आयन में देखो यहाँ पे 6 हैं, सॉरी ये एक्स्ट्रा बन गया ना, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब आप बोलो सर यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसको आप काउंट नहीं करोगे बिकॉज यहाँ पे पेयरिंग हो गई, तो इसको आप काउंट नहीं करोगे, ठीक है, काटना नहीं है, पर इसको आप काउंट नहीं करोगे। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सही बात है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों 7,
डब्बा बनाओ, 5 डब्बा बनाओ। कैसे बनाओगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो इन दोनों की पेयरिंग हो गई, बचे कितने? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 आपके बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली यहाँ पे देखो ध्यान से, कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ पे 3 पेयरिंग हो गई, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितने हैं? 9 इलेक्ट्रॉन है बच्चों टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बचा कितना? 1। तो सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सही बात है, सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और लास्ट में कितने बच्चों? यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है। सही बात है, डब्बा बना दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब क्या यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं। तो यहाँ पे बच्चों आपका नंबर आ जाएगा 0, मतलब कितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करो। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है बच्चों म्यू इज इक्वल टू, देखो अलग कलर से लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है बच्चों? फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 2 BM, बोहर मैग्नेटॉन। सही बात है, फॉर्मूला कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी याद करवा दिया था बच्चों। 0 का 0 आएगा, 1 का क्या आएगा? 1.7, 2 का क्या आएगा बच्चों? 2.8, 3 का क्या आएगा बच्चों? 3.9, 5 का क्या आएगा? 5.9, 4 का क्या आएगा? 4.9, 3 का क्या आएगा? देखो वापस 3 का क्या आएगा? 3.9, 2 का क्या आएगा बच्चों? 2.8, 1 का क्या आएगा? 1.7 और 0 का क्या आएगा? 0। सो दिस विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है? समझ में आया? समझ में आया बच्चों? ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है? सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो दो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर हम लोग बातें करेंगे आगे। ले लिया? ले लिया, ठीक है। सो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। सो दो प्रॉपर्टीज हमने और कवर कर ली, एक हमारा मेटालिक कैरेक्टर और एक हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। सो ये वीडियो कितना बड़ा बना है? 1 घंटे का वीडियो बन गया है ऑलमोस्ट बच्चों, सही है। तो बाकी के जो कैरेक्टर्स होंगे, जो प्रॉपर्टीज होंगे, उसे हम लोग अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मुझे कलर्स डिस्कस करना है बच्चों, कलर्स क्यों फॉर्म करता है ट्रांजिशन कंपाउंड्स, ठीक है, उसके बारे में भी है। स्पेक्ट्रम के बारे में है, कौन कौन से कलर एब्जॉर्ब करता है, कैसे कलर दिखाता है, उसके अंदर भी हम लोग ऐसा चार्ट बनाएंगे कि कौन सा कलरलेस होगा, कौन सा कलर दिखाएगा। तो वो चार्ट आपको बाय हार्ट करना ही पड़ेगा, कोई उसके ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है, चलेगा। तो थैंक यू सो मच इस वाले वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई एम रियली थैंकफुल, ठीक है, कि आपने यहाँ तक देखा। अगर आपको कोई भी चीज़ें थोड़ी सी भी समझ में आई होंगी, मुझे लगता है आपको समझ में आया है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो बच्चों। इंस्टाग्राम पे कोई भी आ जाना, कोई भी डाउट होगा तो डायरेक्ट मेरे से बात कर लेना, ठीक है, चलेगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग आगे का पार्ट कवर करेंगे। तो वीडियोज़ को देखते रहो, जितने भी सीरीज, जितने भी लेक्चर वीडियोज़ हम लोग बना रहे हैं, सीरीज वाइज देखते रहो, सही है। सारे चैप्टर्स हमारे कंप्लीटेड है, बाकी के जितने भी चैप्टर्स अगर आपके बचे हुए हैं तो उन्हें भी देखो, बाकी के चैप्टर्स को भी फिनिश करने की कोशिश करो, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत करीब आ गए हैं, सही है। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, चलेगा बच्चों, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से ऐसी और वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।